चलिए जी, तो बात कर लेते हैं बचे हुए हमारे कॉन्सेप्ट्स की। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? तो हमने कुछ बेसिक बातें इसकी समझी थी मैचिंग कॉन्सेप्ट्स की जब हमने बात किया था एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि साहब आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो एक साल की अकाउंटिंग। लेट्स से आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो कर रहे हो 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 की, ये आपका पीरियड है। इसको क्या बोलेंगे हम? ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है सर। अब अगर ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है तो हमें इसके अंदर क्या मैच करना है? इसके अंदर हमें देखना है कि जो हम रेवेन्यू ले रहे हैं वो हमें इसी पीरियड का लेना है, और जो हम एक्सपेंसेस लेंगे वो भी हमें इसी पीरियड का लेना है। अगर ये दोनों के दोनों सेम पीरियड का होगा तो फायदा क्या होगा हमें कि जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जो हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट्स होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो भी हमारा इसी पीरियड का होगा जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या हमें मैच करके चलना है? क्या मैच करके चलना है कि जो रेवेन्यू का पीरियड है और जो एक्सपेंसेस का पीरियड है बोथ आर सेम। मतलब कि रेवेन्यू में कोई भी इससे पहले का रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, इसके बाद का रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। एक्सपेंसेस में कोई भी इससे पहले का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी इसके बाद का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसी पीरियड का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का। ये दोनों अगर हमारे मैच चलेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो हमारा एक्यूरेट होगा, वो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा, वो रिजल्ट हमारा फेयर होगा, वो रिजल्ट हमारा रीजनेबल होगा। उस रिजल्ट के ऊपर हमारे यूजर्स जो हैं वो डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है सर। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि रेवेन्यू के अंदर जब हमने देखा तो हमने कहा कि भाई साहब एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब कि पैसा आपने अगर सेल कर दी तो चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, अगर इस पीरियड में सेल की है तो वो रेवेन्यू है, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले। और सेम एक्सपेंस में कि इस पीरियड के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इस पीरियड के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने अगर कोई भी खर्चा किया है, चाहे उसका पैसा आपने दिया है अभी या आपने अभी नहीं दिया, वो आपका यहां पे आएगा, वो आपका एक्सपेंस इस साल का माना जाएगा। अगर आपने कोई सा रेवेन्यू अगले साल का कमा लिया है इसी साल में, कमाने का मतलब कि अगले साल के लिए आपको एडवांस में पैसा मिल गया है तो उसको आप माइनस कर दोगे। अगर पिछले साल का इस साल मिल गया है तो उसको भी आप माइनस कर दोगे। इस साल का जो है बस आपको वो रखना है, और अगर इस साल का कोई ऐसा पैसा जो आपको नहीं मिला है तो उसको आप उल्टा ऐड कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट चलता है रेवेन्यू में। एक्सपेंस के केस में पिछले साल का खर्चा अगर आपने इस साल पे किया है तो उसको आप माइनस कर दोगे क्योंकि वो इस साल का नहीं है। इस साल का खर्चा आपने पे कर दिया है तो वो तो आएगा ही आएगा। इस साल का खर्चा अगर आपने पे नहीं किया, मतलब आप आगे साल में पे करोगे, तो उसको भी आप यहां पे ऐड कर देते हो। और अगर कोई ऐसा खर्चा है जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, एडवांस में मतलब अगले साल का खर्चा आपने इसी साल पे कर दिया है, तो उसको आप लेस कर देते हो। मतलब कुल मिला के आपको सिर्फ इसी साल का रेवेन्यू रखना है और इसी साल का एक्सपेंस रखना है, और वो दोनों मैच होगा, ये बता के चलता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक्रूअल कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। आपको ध्यान होगा जब हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो वहां पे भी मैचिंग कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ था, और मैंने कहा था कि आपको मैं लिंक करके समझाऊंगा कि क्यों एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहीं हद तक मैचिंग कॉन्सेप्ट के जैसा ही माना जाता है। क्योंकि अगर आपने एक्रूअल कॉन्सेप्ट सही अप्लाई कर दिया तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अपने आप ही सही अप्लाई हो जाएगा। ये मैचिंग की फिलॉसफी जो है वो अपने आप ही सेट हो जाएगी। ठीक है सर, आइए जी फटाफट से देख लेते हैं इसको। This concept states that it is necessary to charge all the expenses incurred to earn revenue during the accounting period against that revenue in order to ascertain the net income or trading result of the business। मतलब कि भैया सारा वो खर्चा जो आपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए किया है उसको आपको चार्ज कर देना है। चार्ज करने का मतलब होता है कि माइनस कर देना है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि खर्चे में ले जाना है, खर्चे को आपको इनकम से हटा देना है। ठीक है सर। अगेंस्ट द रेवेन्यू, किससे माइनस करोगे? रेवेन्यू से माइनस करोगे। मतलब इसका एग्जांपल ऐसा हुआ कि आपने रेवेन्यू कमाया 1 लाख रुपए, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने इस 1 लाख रुपए की रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया, लेट से 80,000 रुपए, तो वो उस 80,000 रुपए को आपको चार्ज कर देना है इसी पीरियड में, इसी अकाउंटिंग पीरियड में। मतलब माइनस कर देना है कितना? 80,000 रुपए। तो जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, जो नेट इनकम निकल के आएगी, या उसको कह लो ट्रेडिंग रिजल्ट निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? 20,000 रुपए का, जो कि इस पीरियड का होगा और इस बिजनेस का कहलाएगा। ठीक है सर। द मैचिंग कॉन्सेप्ट विच इज सो क्लोजली रिलेटेड टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है भैया इस साल का हो, अगले साल का हो, इस साल का हो, पिछले साल का हो, आपको सबको दूर करके सिर्फ इस पीरियड की बात करनी है। पिछला है तो हटा दो, अगला है तो हटा दो, सिर्फ इस पीरियड की बात करो। और अकाउंटिंग पीरियड भी क्या कहता है आपको
कि आपको एक एक पीरियड की अकाउंटिंग करनी है, आपको मर्ज करके अकाउंटिंग नहीं करनी। आप अगर जैसा कि हमने देखा 1/4/25 से आप 31 मार्च 26 की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको आगे की बातों को यहां नहीं लेके आना है और पीछे की बातों को भी यहां लेके नहीं आना है। आप कोई इंसान कह सकता है ना कि क्या फर्क पड़ता है सर, है तो इसी बिजनेस का खर्चा ना, आप पीछे का खर्चा यहां लिख दो, आगे का खर्चा पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, ओवरऑल तो हमारा ही फायदा है, हमारा ही नुकसान है। बट नहीं, अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप हुआ ताकि आपको एक पीरियड का आपको प्रॉफिट लॉस पता चल सके, बिजनेस के ऑनर को एक पीरियड की आइडेंटिफिकेशन हो सके रिजल्ट्स की, ताकि उसके ऊपर वो डिसीजन ले पाएगा, करेक्टिव एक्शंस ले पाएगा, कहां कहां कमियां है, कहां कहां खामियां, उसको दूर कर पाएगा। तो इस वजह से ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके काफी हद तक रिलेटेबल बन जाते हैं, क्योंकि मोर और लेस जो चाहत है तीनों कॉन्सेप्ट की वो एक जैसी ही है। ठीक है सर, हेल्प्स एन बिजनेसमैन इन रियलाइजिंग हिज ऑब्जेक्टिव, दैट इज असरटेनिंग द ट्रेडिंग रिजल्ट और प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस फॉर असरटेनिंग द नेट इनकम। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इन तीनों कॉन्सेप्ट से वो निकल के आता है। द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दीज रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू सेम अकाउंटिंग पीरियड। मोर और लेस सेम बात कह रहा है जो यहां पे उसने कहा था, लैंग्वेज थोड़ा सा ऊपर नीचे कह दिया है, सेम बात कह रहा है। आपके एग्जाम में आता आप ये लिख दो एक ही बात है, ये लिख दो एक ही बात है, ये लिख दो एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप डिफाइन करो, ओवरऑल क्रक्स सेम निकल रहा है। एग्जांपल के तौर पे सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2010 पेड इन अप्रैल is recorded in the profit and loss account of the financial year in March 2010, not in the year when it is realized। मतलब क्या हुआ कि आपने कोई सैलरी पे करी है, कब की सैलरी पे करी है आपने, मार्च की, मार्च 2010 की, लेकिन उसको पे कब किया है आपने, अप्रैल 2010 में। तो उसको आप रिकॉर्ड कब करोगे भाई साहब, मार्च में रिकॉर्ड करोगे। सैलरी आपकी कब की थी, मार्च की, तो रिकॉर्ड कब क्या होगा, मार्च में रिकॉर्ड होगा। आपने उसको अगर अप्रैल में पे किया है तो उससे मतलब नहीं है कि आप अप्रैल में जाके उसको दिखाओगे, आप दिखाओगे कब, मार्च में ही, क्योंकि जिस पीरियड का वो एक्सपेंस था। सिमिलरली वी रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट द गुड्स परचेज्ड या प्रोड्यूस्ड। अब इसका सर मतलब क्या है, ये बहुत अच्छी मीनिंग यहां पे कह रहा है। So that cost of unsold goods should be deducted from the cost of goods produced या purchased। मतलब क्या हुआ सर कि हमने जो प्रोडक्शन करी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मेरा वो है, सपोज कीजिए आप 5 लाख रुपए, ठीक है सर। इसके अंदर मैंने कितने यूनिट बनाए, 50,000 यूनिट बनाए हैं। एक यूनिट मुझे 10 रुपए का पड़ता है, ठीक है। आपने जो बेचा, जो आपने सेल किया, वो सेल किया आपने 40,000 यूनिट और उसको आपने बेच दिया 10 लाख रुपए में, ठीक है सर, खूब सारा प्रॉफिट कमाया हमने। अब कहने का मतलब क्या है कि जब इस सेल से आपको चार्ज करना होगा, चार्ज का मतलब कि इस सेल से आपको इसी के खर्चे निकालने होंगे, तो आप खर्चे 40,000 का यहां माइनस करोगे या पूरे 5 लाख माइनस कर दोगे। आप यहां पे अगर पूरे 5 लाख माइनस करते हो तो क्या वो सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि 5 लाख जो खर्च किया था वो आपने 50,000 यूनिट का किया था, बेचे 40,000 यूनिट है, तो 40,000 का खर्चा बताओ भाई साहब। यही तो था ना कि जो आपका रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू के ऊपर जो खर्चा लगा उसकी बात करेंगे, तो 40,000 के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा, 4 लाख रुपए। तो आप 4 लाख ही माइनस करोगे, आप बोलोगे 6 लाख का क्या है, प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उससे हम वो माइनस नहीं करते, हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, जो हम 40,000 यूनिट की बात करेंगे, जो कि निकल के आएगा 4 लाख रुपए। मतलब कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है, वो है मेरा 1 लाख रुपए का, जिसको कि मैं इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जो अनसोल्ड गुड्स है हमारे, जो हमने बेचे ही नहीं है, उसकी जो कॉस्ट थी उसको इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ताकि हमें यह पता लग पाए कि जो हमने बेचा है उसका खर्चा कितना है, उसको बनाने में कितना खर्चा आया था। तो दिस इज मोर और लेस मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जिसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब सर ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो ये आधा एक्रूअल है। ये क्या है, आधा एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में 2 बातें हुई। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आपको कहा गया कि आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगाना है रेवेन्यू के ऊपर भी, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको लगाना है एक्सपेंसेस के ऊपर भी। आप एक्सपेंसेस को भूल जाओ, सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर लगाओ, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मतलब कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब कर लेना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब कर लेना है जब आपको यह पता लग जाए कि रेवेन्यू आपका रियलाइज हो जाएगा। मतलब कि आपका राइट जनरेट हो गया। क्या हो गया, अधिकार जनरेट हो गया। मतलब कैश सेल किया तब तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा ही होगा, लेकिन क्रेडिट सेल के अंदर भी आपका राइट जनरेट हो जाता है कि आप ये पैसा उससे रिकवर कर लोगे भविष्य में। तो राइट जनरेट हो गया तो वो आपका रेवेन्यू माना जाएगा। नथिंग बट द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और कुछ खास नहीं है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट को ही बताया गया, सिर्फ रेवेन्यू पार्ट पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको रियलाइजेशन पे ध्यान नहीं देना।
मतलब आप यहां पे ये नहीं बोलोगे कि जिस दिन पैसा रियलाइज होगा उस दिन हम रेवेन्यू मानेंगे ना, जिस दिन आपका राइट जनरेट हो गया, जिस दिन आपने माल बेच दिया और आपको ये अनुमान लग गया कि ये पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बेशक भविष्य में मिलेगा, तो वो आपका उस पीरियड का रेवेन्यू हो जाएगा जब आपने उस माल को बेचा था, जब आपने वो राइट को जनरेट कर लिया था। तो दिस इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल है, सीधा सीधा मैंने आपको पहले बोल दिया, आधा एक्रूअल। आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का आधा पार्ट। ठीक है सर। According to this principle, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered and obligation to receive the amount has been established। मतलब ट्रांजैक्शन एंटर हो गया और ऑब्लिगेशन जो था कि अभी पैसा मिलेगा मिलेगा वो एस्टेब्लिश हो गया, मतलब कि हमारा डेटर क्रिएट हो गया है अल्टीमेटली। इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी रिसीव राइट टू रिसीव रेवेन्यू, मतलब हमें क्या मिला है, हमें रेवेन्यू नहीं मिला, हमें राइट टू रिसीव रेवेन्यू मिल गया है, तो उसको भी हम कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू रियलाइज हो गया है। रेवेन्यू रियलाइज हो गया तो आपको कैश रियलाइजेशन नहीं देखना, आपको रेवेन्यू रियलाइजेशन देखना है और उसके हिसाब से आप रेवेन्यू अपना फ्रेम कर लोगे, रेवेन्यू अपना रिकॉर्ड कर लोगे। एग्जांपल क्या है सर, सेल्स मेड इन मार्च 2010 एंड रिसीव अमाउंट इन अप्रैल 2010। सेल आपने मार्च में किया, रिसीव कब हुआ है, पैसा अप्रैल 10 में। रेवेन्यू ऑफ दीज सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन मार्च मंथ व्हेन गुड्स आर सोल्ड। मतलब कि रेवेन्यू आप कब रिकॉग्नाइज कर लोगे, जब आपने माल बेचा था, पैसा रिसीव हुआ, उससे आपको मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल, कमीशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 इवन इज रिसीव्ड इन अप्रैल। कोई कमीशन है जो कि मार्च महीने का था बट पैसा आपको कब मिल रहा है, अप्रैल 2010 में, विल बी टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मार्च 2010। इसको कहां लिख के जाएंगे हम, मार्च 2010 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। सिमिलरली इफ रेंट फॉर द अप्रैल 2010 इज रिसीव्ड इन एडवांस, अब ये अलग है, ये अलग है, कह रहा है रेंट जो था वो अप्रैल 10 का था और वो आपको एडवांस में मिल गया मार्च में ही, मतलब इस महीने का रेंट नहीं, अगले महीने का रेंट आपको पहले मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसको मार्च में लिखोगे या नहीं लिखोगे, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कब का है, अप्रैल 10 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से पीरियड के जाएगा, अप्रैल 2010 के जाएगा, मतलब इसमें से आप इसको डिडक्ट कर दोगे, हटा दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो दिस इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल है, आधा एक्रूअल कह सकते हो आप इसको। अगला एक और सिंपल कॉन्सेप्ट आता है आपका अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। ये आपने शब्द पढ़ा था कब, जब आपने बात की थी डुअल एस्पेक्ट की। जब हमने डुअल एस्पेक्ट पढ़ा था तो वहां पे भी कहा था कि डुअल एस्पेक्ट को आप अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हो। मोटा मोटा इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा इक्विवेलेंट चलेगा। इक्विवेलेंट मतलब बराबर चलेगा कि एसेट हमेशा किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी को जोड़ोगे तो आपका एसेट निकल के आ जाएगा। ये अकाउंटिंग हमेशा इक्विवेलेंट चलनी चाहिए। कुछ यहां बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा, या फिर कुछ यहां बढ़ेगा तो हो सकता है यहां पे वो घट जाए तो भी बात बराबर पड़ेगी। मतलब इन एनी केस ये इक्वेशन आपका मैच होकर चलना चाहिए। दिस इज योर अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। कुछ खास नहीं है इसके अंदर, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंट भी इसको नहीं समझेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेसमैन इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। मतलब एसेट इक्वल टू हमेशा क्या होगा, कैपिटल, अगर लायबिलिटी जीरो कह दें तो। These days when business is to be carried on a large scale, funds may be borrowed from the third parties। मतलब कि हमें बड़े स्केल पे बिजनेस करना होता है, हमेशा अपना पूंजी हमारा पर्याप्त नहीं होता, वो काफी नहीं होता है, तो हमें बाहर से भी पैसा लेना पड़ता है, इसको हम लायबिलिटी कहते हैं। टू सप्लीमेंट दी फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय दी प्रोप्राइटर, ताकि जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है उसमें और कंट्रीब्यूशन मिल सके। इसने लाख रुपए लगाया, इससे काम नहीं चल रहा था, हमने बाहर से 10 लाख रुपए और ले लिया, तो कुल मिला के आपका टोटल जो फंड है वो कितना हो गया, 11 लाख रुपए। तो एसेट्स भी आपके कितने के होंगे, 11 लाख रुपए के। ये आपको इंश्योर करना होता है अंडर अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। डन सर, बहुत बढ़िया। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, और इसको क्या कहते हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हमने एक चीज पीछे पढ़ी थी क्या, कि कभी भी किसी अकाउंटिंग के अंदर आप कुछ रिकॉर्ड करते हो तो उसकी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। हमने देखा था कि रिलायबल कब होगा, जब हम वो वेरीफाई कर पाए, मतलब कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया उसको वेरीफाई करना आसान हो। वेरीफाई कब कर पाएंगे, जब उसके क्या होने चाहिए, वाउचर्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, और उसके साथ होने चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब यूजर्स को भरोसा कब आएगा, जब वो आपसे कोई भी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए कहे और आप वेरीफाई कर दो उसके सामने। मतलब वो कहे कि लाओ चेक कराओ, कि आप कहते हो सेल 10 लाख रुपए का किया, दिखाओ कहां है, तो आपके पास उसका वाउचर्स होना चाहिए, सेल्स के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, कैश मेमोज होने चाहिए, पैसा आपको रिसीव हुआ तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मतलब वाउचर्स और रिलेटेड जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। आपने माल डिलीवर किया, उसका कोई चालान होगा, कोई रिसिप्ट होगा, वो सब होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो कहने का मतलब क्या है, कि जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो उसका आपके पास एविडेंस है, वो आप वेरीफाई
करवा सकते हो। तो मोटा मोटा उसको कहा जाता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, आपने हवा में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है, सारी चीजें का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, आपके पास कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, होता ही है, इसमें कोई नई ताजा बात ऐसी नहीं कह रहा। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट जो अपने वहां फॉलो करते हो, ऐसा नहीं करते हो कि सीधा अपने वाउचर, अपने मन के 10 लाख रुपए का सेल का वाउचर बना लिया, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो ऐसा आपको नहीं करना होता। जब तक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो तब तक आप अपने वाउचर्स क्रिएट नहीं करते हो, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हो। दिस कॉन्सेप्ट justifies the significance of verifiable documents supporting various transactions. According to which, each transaction should be supported by objective evidence, जैसे कि vouchers. Objective evidence here means evidence free from bias of the accountant. मतलब कि objective कब कहलाएगा, जब उसको bias ना हो। ऐसा ना हो कि आपने अपनी मर्जी से बना रखा है, मर्जी से बनाया हुआ होगा तो वो फर्जी हो गया। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन को मर्जी से प्लॉट किया है, मतलब विंडो ड्रेसिंग करनी चाहिए है, तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है वो वहां पे नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कोई वाउचर, कोई आपने आपका सेल ट्रांजैक्शन दिखा रहे हो, तो इसके लिए वाउचर होना तो जरूरी है। तो वाउचर मान लो फर्जी बना दिया अकाउंटेंट ने, बट इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए कि आपके पास सेल का ऑर्डर होना चाहिए, आपके पास सेल का ऑर्डर होना चाहिए। आपने, किसी ने आपको परचेज करना था तो उसने आपको परचेज ऑर्डर दिया होगा, आपने उसको सेल किया तो आपके पास पीओ होना चाहिए उसका, जिसको आपने सप्लाई किया उसके लिए कोई डिलीवरी चालान होना चाहिए। आपका ट्रांसपोर्टेशन वहां पे दिखना चाहिए, अगर कोई माल आपने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बेचा है तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की रिसिप्ट होनी चाहिए। कुछ पैसा आपको एडवांस में मिला होगा तो उसकी कैश या बैंक की आपके पास एंट्री होनी चाहिए उसको रिकॉर्ड करने की। तो इस टाइप के अगर सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली बात है किसी का पर्सनल बायसनेस वहां पे नहीं होगा, अकाउंटेंट की वहां मर्जी नहीं चल रही है और वो ट्रांजैक्शन आपका किसी भी सूरत में फर्जी नहीं माना जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ऑब्वियसली बात है, अपनी मर्जी की अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपकी लिंक्ड होना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन एवरी ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। ये कब पॉसिबल होगा कि पर्सनल बायस वहां पे नहीं है, जब वहां पे कोई वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीन ऑफ ₹30,000 शुड बी सपोर्टेड बाय वाउचर एंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिमिलरली अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कैश मेमो। और डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं कि आपने अगर परचेज किया है तो आपके पास कैश मेमो होगा, आपने जो परचेज किया होगा उसका आपके पास इनवॉइस होगा, जहां से भी आपने परचेज करके लाया होगा उसका आपको इनवॉइस मिला होगा, रिसिप्ट्स मिले होंगे, प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये चीजें आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का एक बेस प्रोवाइड करती है। कल को कोई ऑडिट करने आएगा तो वो भी ऐसे चेक करता है कि बताओ आपने वाउचर्स बनाया, आपने रिकॉर्ड कर दिया, आप परचेज दिखा रहे हो, तो मशीनरी का रिकॉर्ड कहां है, मशीन आपका कहां पे आई, मशीन दिखा दो, आपने पेमेंट किया कैश मेमो वगैरह दिखा दो, जो आपको वहां से इनवॉइस मिला वो इनवॉइस दिखा दो, अगर वो डिलीवरी के थ्रू आया है तो कोई डिलीवरी चालान वगैरह है तो वो दिखा दो। द थिंग इज कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले, ताकि आपका पर्सनल बायसनेस वहां पे ना दिखाई दे रहा हो, और वो नहीं दिखाई देगा तभी आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होगी और इस कॉन्सेप्ट का फुलफिलमेंट वहां पे माना जाएगा। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिमेनिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब आने वाले समय में हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।